वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। हम लोग संविधान को एक क्रम से देख रहे हैं जिसमें हमने भाग 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया है। भाग 5 जो संघ के बारे में है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 151 तक है, इसमें कई वीडियो हो चुकी हैं। ठीक है, हालांकि सहूलियत की दृष्टि से वीडियो पे नंबर डाले हुए हैं ताकि एक क्रम से वीडियो देखी जा सकें। तो क्योंकि ये लंबा है तो इसमें कई वीडियो बन चुकी हैं, जिसमें अभी तक हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद तक देख चुका है। यहाँ तक हमने लगभग सभी अनुच्छेद देखे थे क्योंकि कुछ भी आ सकता था और मैन पे टिक कर दिए थे। अब यहाँ के बाद में ये ई से संसद से लेके और नियंत्रक कैग तक, नियंत्रक महालेखा जो परीक्षा है वहाँ तक हम जो मैन अनुच्छेद है उनके बारे में देखने वाले हैं। अब मैन तो आप पढ़ के खुद ही अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि संसद हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, धन विधेयक हो गया, वित्तीय बजट हो गया। ठीक, उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है इसके बारे में और कैग के बारे में सीधा अनुच्छेद आ जाते हैं। इसके तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इन सब का मैंने मिक्स करके 79 से इस वीडियो में जो है 79 अनुच्छेद से लेके और 151 तक के जो अनुच्छेद हैं उनके बीच के अनुच्छेद इंपोर्टेंट सारे यहाँ डाले हुए हैं। तो सबसे देखते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 79, उसमें है संसद का गठन। ठीक, तो वैसे ये तो नहीं आता कि संसद का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में है, एक्स्ट्रा आता है। जो ग्रीन में है ये तो है अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में क्या बात है, और जो ब्लैक में है ये इसको डिटेल में समझाने के लिए या उस बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है वो चीज़। ठीक है, तो ये तो नहीं आता संसद का गठन। ये आता है कि संसद का निर्माण किसने किया, तो वो एडविन लुटियंस हैं, एडविन लुटियंस वैकर्ड, इन्होंने संसद का निर्माण किया था। संसद वैसे हमने जो लिए ये यूके से लिए संसद की प्रणाली जो है। ठीक, और जो पार्लियामेंट शब्द है इसका वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो अब संसद के बारे में ये भी क्वेश्चन आया था कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और फिर लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा मतलब उच्च सदन और लोकसभा मतलब निम्न सदन, ये तीनों मिलके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 3 अंग बनाते हैं। ठीक, अगर बोले संसद के कितने सदन हैं या कितने भाग हैं तो वो 2 हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन मतलब राज्यसभा और निम्न सदन मतलब लोकसभा। तो संसद के अगर सदन की बात करें तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग की बात करें तो 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, हालांकि ये नहीं आया कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है। एक्स्ट्रा जो है ये भी आ चुका है कि एडविन लुटियंस ने संसद का निर्माण किया था। तो वो ये कभी कभी अनुच्छेद ना के उनकी जो साइड की बातें वो आ जाती हैं, तो हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे और बताते भी जाऊँगा क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। अब यह अनुच्छेद 80, इसमें है राज्यसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा के बारे में ये। अच्छा, राज्यसभा को और भी नामों से पुकारते हैं, वो नाम क्या है, स्थायी सदन, उच्च सदन और द्वितीय सदन। ये राज्यसभा के उपनाम है, मतलब इन नामों से भी बुलाया जाता है। राज्यसभा में क्या है कि पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। ठीक, ये नहीं है कि जो जनता से चुने जाए, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, वो जनता नहीं चुनती उनके लिए। तो पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, इसलिए उसको वृद्धों की सदन या फिर उसको शिक्षित सदन भी बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेना, शिक्षित या वृद्धों की सदन। अब राज्यसभा में देखते हैं टोटल कितनी सीटें हैं, तो 250 टोटल सीटें हैं, लेकिन अभी भारत में 245 हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर जो चीन ने जो पीओके कब्जा, पाकिस्तान ने जो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, तो 5 सीटें वहाँ अभी हमारे कब्जा हुई हैं, तो इसलिए 285 है, वर्तमान में 245 हैं। 5 सीटें जो हैं वो पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं राज्यसभा में। अब बात करें निर्वाचित कितने हैं, मतलब चुने कितने लोग गए हैं, तो जो 12 जो सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये चुने तो जाते नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से उनको जो अच्छा लगता है उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं राज्यसभा में। तो इन 12 को इनमें से माइनस कर दो तो 233 जो सदस्य ऐसे होते हैं जो चुने जाते हैं, पर जनता द्वारा नहीं चुने जाते। ठीक है, पीछे मैंने इसको बताया हुआ कि राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं, और सारी प्रक्रिया वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो जो निर्वाचित हैं वो केवल 233 हैं, और वैसे टोटल 250, और पीओके में से 5 हटा दो तो 245 फिलहाल हैं राज्यसभा में। वैसे ये याद रखना कि पीओके का तो इतना भी वो है नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। तो अभी जो राज्यसभा में आता है कितनी सीटें हैं, तो 245। अब देखते हैं अनुच्छेद 81, 80 में है राज्यसभा के बारे में और 81 में है लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाते हैं, 80 और 81। सीधा अनुच्छेद ही पूछ सकता है यहाँ पर, सीटें तो पूछ ही सकता है आराम से, पर अनुच्छेद ही पूछ सकता है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इसमें अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में है। तो इसके उपनाम देख लेते हैं कि और किस किस नाम से लोकसभा को पुकारते हैं। तो अस्थायी सदन बोलते हैं क्योंकि कभी भी भंग हो सकती है, ये भंग नहीं हो सकती। इसमें क्या है, मंत्रिमंडल कोई घपला वगैरह कर दे तो पूरा भंग हो जाता है।
ठीक, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं और प्रथम सदन, ये हो गया प्रथम सदन, ये हो गया द्वितीय सदन। ठीक, फिर इसको प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं क्योंकि जनता से सीधा चुन के जाता है, और इसको युवाओं का सदन बोलते हैं क्योंकि इसको वृद्धों का सदन, इसको युवाओं का सदन। इसमें सीटों की बात कर लें तो टोटल 545 सीटें हैं, इसमें 245 और इसमें 545। ठीक, निर्वाचित की बात करें तो जो 2 एंग्लो इंडियन हैं, एंग्लो इंडियन मतलब वो ब्रिटिश लोग जो यहीं अपना निवास करने लगे, वो एंग्लो इंडियन, वो इसमें से घटा दो तो 543 निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं जो चुन के जाते हैं जनता के द्वारा। ठीक, जो संसद वगैरह होते हैं इनकी तो हम लोग भी वोटिंग करते हैं, 18 साल प्लस जो भी कोई होता है वो संसद के लिए वोटिंग जो होती है आम लोग कर सकते हैं, तो इसलिए इसको प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। अब बात कर लें इनकी जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो वैसे तो ये होता है कि भारत का इसकी भी और इसकी भी, ठीक है, कि भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकारी नौकरी वगैरह में ना हो। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो हर उसमें आता ही आता है। ठीक है, स्पेशल क्या है जो पेपर के लिहाज से है वो कि जो राज्यसभा में कम से कम 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का, और उम्र जो होती है अगर कोई राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़े तो 30 साल उसकी उम्र होती है। यहाँ उम्र जो है वो 25 साल होती है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की 35 साल उम्र। तो उम्र के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए इनका ध्यान रखना। राष्ट्रपति की जो उम्र है पिछले पेपरों में पूछी गई थी, तो राष्ट्रपति की 35 साल उम्र है, उपराष्ट्रपति की 35 साल उम्र है, राज्यसभा सदस्य की 30 साल उम्र है, और लोकसभा सदस्य की 25 साल उम्र है। ठीक है, कार्यकाल का भी देख लेते हैं। राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, वैसे अमूमन 5 साल का कार्यकाल होता है सबका, पर राज्यसभा और ये जो कैग होता है इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल का, तो ये भी स्पेशल है, इसको ध्यान रखना है। और इनका जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल का। इसके बाद में और क्या है इसमें, बजट सत्र। जो बजट सत्र होता है, बजट मतलब जो पैसों का जो हिसाब किताब वाला होता है, वो बजट सत्र केवल लोकसभा में ही पेश होता है। ठीक, राज्यसभा में बाद में जाता है, और राज्यसभा इसको 14 दिन से ज़्यादा लटकाए नहीं रख सकती बजट सत्र को। बजट सत्र बुलाता कौन है, तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से आता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेते हैं तब राष्ट्रपति बजट सत्र बुलाता है, जो कि केवल और केवल लोकसभा में पेश होता है। ठीक, जो सांसद, अच्छा लोकसभा में जो चुन के जाते हैं उनको बोलते हैं सांसद। ठीक है, तो सांसद का कैसे होता है कि लगभग 10 लाख सीटों पर एक सांसद चुना जाता है। ठीक है, जो जनगणना की थी तो ये देखा गया था कि 10 लाख लोगों के एक पॉपुलेशन पर एक सांसद चुना जाएगा। ठीक है, हालांकि वो अनुच्छेद 82 में आ जाता है, पर एक्स्ट्रा नॉलेज है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैंने यहीं डाल दिया है। अब उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 108, जिसमें है कुछ दशाओं में संयुक्त अधिवेशन। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है संयुक्त अधिवेशन का। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों मिलकर बैठक करते हैं एक साथ, तो वो संयुक्त अधिवेशन आ जाता है। अब संयुक्त अधिवेशन क्यों किया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है या वो एक दूसरे की बात को नहीं मानते, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। या फिर कोई बाहर से कोई अगर व्यक्ति आता है, जैसे कि अमेरिका कोई प्रेसिडेंट आ गया और वो यहाँ आके कोई लेक्चर दे संसद में, तो फिर वो जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन उसमें दिया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन कहाँ होता है कि अगर एक तरफ राज्यसभा एक तरफ लोकसभा है, तो बीच में जो होता है वो होता है संयुक्त अधिवेशन, मतलब सेंट्रल हॉल में होता है। लगभग 1000 लोग वहाँ बैठ सकते हैं, तो वहाँ संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और ये राष्ट्रपति ही इसको संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। अब देखते हैं संयुक्त अधिवेशन के बारे में। तो सेंट्रल हॉल में होता है, सेंट्रल हॉल जो है वो राज्यसभा और लोकसभा के बीच का हिस्सा है। ठीक है, सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है, केवल राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को, और इसकी जो अध्यक्षता करता है, क्वेश्चन यहाँ से बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो जॉइंट सेशन होता है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्योंकि स्पीकर तो लोकसभा का भी होता है, स्पीकर राज्यसभा का भी होता है, राज्यसभा के तो उपराष्ट्रपति होते हैं खुद। ठीक, तो इन जब दोनों का जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उस टाइम लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं, 545 हैं, राज्यसभा के कम होते हैं, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही इस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करता है, ना कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के हैं। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही इस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं। अब बात करें कि मैंने बता दिया कि जब मतलब कब कब बुलाया जाता है, जब एक सदन द्वारा पारित अधिवेशन दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, या उस जो भी जो अधिवेशन है, मतलब कोई भी अगर विधेयक है, ठीक, उसको अगर 6 माह से ज़्यादा अगर राज्यसभा उसको लटकाती है, कोई भी विधेयक अगर पारित होता है लोकसभा से गया राज्यसभा में जांच करने के लिए कि हाँ ठीक है हमने ये विधेयक पास कर रहे हैं, अब तुम लोग इस पर नज़र डालो, तो राज्यसभा का उसको 6 महीने से ज़्यादा लटकाए रखते हैं, तो भी जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। अब बात करें कि ये जो
जो संयुक्त अधिवेशन है किस किस पर नहीं बुलाया जा सकता, कौन कौन से ऐसे विधि हैं कानून हैं जिसके ऊपर ये नहीं बुलाया जा सकता। तो अगर धन विधेयक है उसके ऊपर जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। उसमें क्या 14 दिन के बाद में राज्यसभा को उसको वापस भेजना ही पड़ता है, उसकी मजबूरी है राज्यसभा की। तो धन विधेयक हो गया या महाभियोग हो गया, महाभियोग पर भी जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, क्योंकि महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बराबर शक्ति होती है महाभियोग के प्रोसेस में, ठीक। और जो संविधान संशोधन अगर होता है तो उस पर भी जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। कौन कौन से हो गए, धन विधेयक, महाभियोग और संविधान संशोधन, ठीक। अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है, तो 3 बार। एक तो दहेज उन्मूलन हुआ था 1961 में कानून बना था, एक बैंकिंग सुधार 1978 और आतंकवाद जो पोटा एक्ट है 2002 में बनाया गया था, इस पर अभी तो 3 बार जॉइंट सेशन बुलाया गया है, ठीक। हालांकि इसको रद्द कर दिया पोटा के लिए क्योंकि इसका दुरुपयोग ज़्यादा होने लगा था, तो अब ये हटा दिया है पोटा के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 109 में। ये क्या है, धन विधेयक के बारे में। वो संयुक्त अधिवेशन, ये धन विधेयक। अच्छा, धन विधेयक क्या है कि ये लोकसभा में ही पेश होता है, ठीक, और राज्यसभा में 14 दिन से ज़्यादा लटका नहीं सकते, ठीक है। अभी मैंने यही बताया था धन विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित होगा और राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, और राज्यसभा इसको 14 दिन से ज़्यादा नहीं लटका सकते। अगर वो सहमत नहीं है तो फिर वो पास मान लिया जाता है। तो राज्यसभा की यहाँ पावर थोड़ा कम है। अनुच्छेद जो 110 है वो धन विधेयक की परिभाषा के रूप में, का मतलब धन विधेयक होगा क्या, किसको धन विधेयक बोलते हैं। तो जो सरकार जो लोन लेती है अपने विकास कार्यों के लिए, सरकार कुछ लोन उठाती है वो, और जो भी स्लैब होते हैं, टैक्स होते हैं, जितने भी सरकार जीएसटी वगैरह लगाती है, उन सब का वो सब धन विधेयक के अंतर्गत आ जाते हैं। पर ये जो नगर निगम टैक्स वगैरह लेता है धन विधेयक में नहीं आता, जैसे जुर्माना हो गया, लाइसेंस हो गया, ठीक, और जो स्थानीय टैक्स हो गया जैसे नगर निगम वगैरह लेते हैं, ये जो टैक्स वगैरह ये धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 112, इसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक, इसको बोलते हैं बजट भी। देखा जाए तो बजट के शब्द जो है वो संविधान में नहीं है, ठीक है, संविधान में बजट शब्द का इतना नहीं है। संविधान में जो मिलता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का ही जिक्र है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं बजट, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ कि बजट नाम ज़्यादा फेमस है, घर में भी बजट की ही बातें होती हैं, तो बजट शब्द ज़्यादा है, वार्षिक वित्तीय विवरण इतना नहीं है। तो बजट शब्द का वैसे मतलब होता है चमड़े का थैला, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका था। तो जैसे कि नाम से पता पड़ा, वार्षिक मतलब एक वर्ष में, वित्तीय मतलब पैसा, विवरण मतलब उसका हिसाब किताब। तो एक वर्ष में सरकार का जो भी पैसों का हिसाब किताब होता है, जो भी सरकार के पास पैसे आते हैं, इनकम होती है, या जो भी उसका खर्चा होता है एक साल में, वो सब आ जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण में। नेक्स्ट है 117 वित्त विधेयक। इसमें क्या है कि जो सरकार फ्यूचर में जो भी योजनाएं चलाएगी उनके लिए पहले से ही बताते हैं कि हाँ ये हम ये योजना चलाएंगे और इनमें इतना इतना पैसा जाएगा। जैसे कि जो भारत का रक्षा मंत्रालय है उसमें कुछ पैसा जाना होता है 3 और 4 लाख करोड़ रुपए वगैरह इस तरह से। तो जो भविष्य में जो भी काम होते हैं या विकास के काम होते हैं उनके लिए सरकार पहले से ही बताती है कि ये काम करेंगे, इनमें इतना इतना पैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं वित्त विधेयक में, अनुच्छेद 117 में। तो इसमें धन विधेयक वगैरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, धन विधेयक या जो बजट वाला है, ठीक। परिभाषा के बारे में इतना नहीं आएगा, 109 और 112 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं, पर फिर भी इनमें से धन विधेयक हो गया और ये वित्तीय विधेयक, ठीक। नेक्स्ट है 120, जिसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी होगी और अंग्रेजी होगी। संसद में अगर कोई भी बात रखनी तो 2 भाषाएं होती हैं, हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है। हाँ, अगर जैसे मान लो किसी सदस्य को हिंदी ना तो हिंदी आती ना अंग्रेजी आती, तो वो जो स्पीकर है, स्पीकर से इजाज़त लेके अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल सकता है, पर वो स्पीकर पे ही डिपेंड करते हैं वो इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। वैसे जो अगर संविधान में लिखा है तो वो केवल हिंदी और अंग्रेजी है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 124, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो नाम है उनको देख लेते हैं। तो इसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, हाई कोर्ट को जो राज्यों का होता है उसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, और इसको उच्चतम, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और संघ की न्यायपालिका। संघ मतलब केंद्र सरकार होगी, तो केंद्र सरकार के अंडर में आता है सुप्रीम कोर्ट। बाकी जो हाई कोर्ट है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और उसका नाम होता है उच्च न्यायालय, और ये सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक। और राष्ट्रपति उसमें जो
राष्ट्रपति का जो महान्यायवादी होता है उसकी हेल्प से, उसकी राय मशवरा से सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं। टोटल इसमें 34 जज होते हैं, जिनमें 3 तो जज होते हैं और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक, उसके बाद में इसका जो कार्यकाल होता है वो 65 साल तक। इसको जो हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है हटाने के लिए, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के अगर जज को हटाना हो तो वो आसान नहीं है, संसद में महाभियोग की प्रक्रिया होगी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाएगा। वैसे देखने वाली बात है कि अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया किसी पे भी नहीं हो पाई है, ना तो राष्ट्रपति पर, ना उपराष्ट्रपति पर, ठीक, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज पर। तो महाभियोग अभी तक लगा नहीं है किसी पर, कोई भी महाभियोग से नहीं हटाया गया है। अब इनकी योग्यता देख लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो कम से कम, जो हाई कोर्ट है, राज्यों की जो हाई कोर्ट है, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तो, या तो उसने 10 साल तक वकालत की हो या फिर 5 साल तक वो वहाँ जज का काम उसने किया हो। ठीक, 5 साल तक जज या वकील रह चुका हो हाई कोर्ट में, मतलब उच्च न्यायालय में 10 साल तक। फिर आ जाता है अनुच्छेद 148, जिसमें है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मतलब कैग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैग होता क्या है? दरअसल जो भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो जो भी खर्चा करती है उसके आय या व्यय का हिसाब किताब को कोई भी अगर चेक करने वाला है तो वो यही है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। किसी भी सरकार का, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट हो, कभी भी जाके हिसाब किताब की जांच कर सकता है। उसका लेखा जोखा, नाम में आ रहा है महालेखा, मतलब लेखा जोखा का निरीक्षण या परीक्षण करने वाला। तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो देख लेते हैं। नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक, पहला, इसकी जो उम्र होती है 65 वर्ष की आयु तक ये अपना काम कर सकता है, या फिर कार्यकाल 6 साल तक। तो हमने देखा था अभी राज्यसभा में 6 साल है, और जो कैग है इसकी जो कार्यकाल है वो 6 साल है। बाकी जो सबका, राष्ट्रपति हो या लोकसभा हो या प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो, वो सबका 5 साल रहता है, पर इन दोनों का 6 साल। तो इसका कार्यकाल हो गया 6 साल। या फिर वो अगर मान लो लगाए वो 62 साल की उम्र में और उसकी उम्र होगी 65 साल, तो फिर वहाँ 6 साल नहीं होगा, फिर वो 65 साल पर रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 62 साल पर लगता है तो या तो उसकी 65 साल हो जानी चाहिए या फिर वो कम से कम 6 साल तक। इसको भी हटाना आसान नहीं है। ठीक है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है इसको भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसकी एक मेन चीज़ है कि ये जो कैग जो होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये मंत्रिपरिषद का सदस्य ना हो, वरना तो अगर मान लो ये मंत्रिपरिषद में से ही है तो फिर ये अपनी सरकार के प्रति पक्षपात करेगा, चेक के नाम पे केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। सरकार कोई भी धांधलेबाजी कर दे तो ये उनका सपोर्ट करेगा, तो इसलिए इसका रूल रखा है कि ये मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक है वो। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 149। इसमें क्या है? कैग की शक्तियाँ। वैसे इंपॉर्टेंट यही है केवल, ठीक है, पर इसमें फिर भी देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जो भारत का जो लेखा विभाग होता है, जो हिसाब किताब रखता है सरकार के आय व्यय का, उसका प्रधान होता है, और वो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी खर्चे की स्वतंत्र रूप से जांच कर सकता है और अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को जाके देता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल इसमें ये है। तो इस तरह से हमने जो भाग 5 था संघ का वो हमने पूरा ख़त्म कर चुका है। अब नेक्स्ट चलेगा भाग 6 जो कि है राज्य के ऊपर, जिसमें हम मेन अनुच्छेद सारे देख लेंगे। और इसके बाद में अगर आप इतिहास करना चाहते हैं तो मैंने इतिहास पूरी कंप्लीट करवा चुकी है रिकॉर्डेड फॉर्म में, और उसके बाद में भूगोल भी पूरी कंप्लीट करा चुकी है। आप चैनल पे अंदर जाके प्लेलिस्ट में फोल्डर बने हुए हैं इतिहास और भूगोल करके, वहाँ से एक तरफ से सभी की वीडियो बना सकते हैं। सभी की मतलब वीडियो जो है उसको एक तरफ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।